Assalamu alaikum and welcome to Ustad. I welcome you back to our exciting journey in learning physics. आज हम अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कोर्स का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे जिसके अंदर हम फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है और ये किस किस एग्ज़ाम में पाया जाता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर और इसकी यूनिट क्या है। ठीक है जी, हमारा जो मेन फोकस है इस पार्ट के अंदर वो फोर्स और मोशन दोनों को समझना है, लेकिन आज के लेक्चर का जो हमारा मेन पार्ट है, फोकस है, वो फोर्स के ऊपर रहने वाला है, फोर्स की टाइप्स और उसके यूनिट के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या है? अगर मैं इसको बहुत सादा से सादा अल्फाज में डिफ़ाइन करूं तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल। ये क्या है जी? पुश है या पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? मूव कराती है। और अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको क्या कराती है बेटा? उसके मोशन को स्टॉप कराती है। ठीक है, ये सबसे एक सादा डिफिनीशन है फोर्स की कि फोर्स क्या है? पुश है, पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाती है। या एक और पहलू हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी इन मोशन है उसके मोशन का डायरेक्शन ये चेंज करा सकती है। मिसाल के तौर पर एक नहायत सिंपल मिसाल से समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, एक जगह पर रुका हुआ है, मैंने फोर्स अप्लाई की, इसको मोशन में लेके आया और यहाँ पे इस उंगली से मैंने फोर्स अप्लाई की और इस मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या किया? स्टॉप किया। ये हो गया इस डिफिनीशन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा कि मैं ये ऑलरेडी मोशन को चेंज कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर को है, मैंने इसको चेंज करा दिया है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, इस मिसाल के अंदर नहायत सादा तरीके से कि फ़ोर्स क्या है। तो फोर्स अगेन बेटा, फोर्स वो पुश है या वो पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कराता है? मूव कराता है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराता है, या उसका क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये है फोर्स। इससे चीज़ों की हम एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्सेलरेट करा सकते हैं चीज़ों को। डबल एरो अप मींस किसी की एक्सेलरेशन इंक्रीज करा सकते हैं या डिक्रीज करा सकते हैं, यानी कि डीसेलरेट कर सकते हैं, या किसी चीज़ का हम शेप भी क्या कर सकते हैं? इसे चेंज कर सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अगर हम नज़र डालें तो हर जगह पे हमें फोर्स ही दिखाई देगा। ख्वाह आप कोई दरवाज़ा खोलें, ख्वाह आप गाड़ी चला रहे हो, ख्वाह आप चल रहे हो, आप हर जगह पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स क्या करता है? हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके मोशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी चीज़ को सिर्फ पुश या पुल करना ही फोर्स नहीं है, बल्कि जो फोर्सेस हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसमें ग्रेविटी आ जाती है, उसमें मैग्नेटिज़म आ जाता है। तो ग्रेविटी क्या है कि जी कशिश, ज़मीन की कशिश, के वो किस कुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह मैग्नेटिसियत, जो मैग्नेटिज़म है, कि किस तरह से मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी क्या है? फोर्स की मुख्तलिफ इकसाम है। नो, मिसाल के तौर पर आप जो है कोई हैवी ऑब्जेक्ट खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसे खींच रहे होंगे, तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? एक टेबल है जो कि हैवी है, हम उसे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं।
तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स हम किस लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम ओवरकम करें रेजिस्टेंस को। जो रेजिस्टेंस टेबल और ग्राउंड के बीच में मौजूद होगी उसको क्या करें बेटा, ओवरकम करें। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाएगी, हमारी फोर्स इस रेजिस्टेंस से बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल जो है, इट विल स्टार्ट टू मूव, ये मूव करने लग जाएगा। इसी तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर जब आप बाईसाइकिल चला रहे हो और आप उसका क्या कर दें, ब्रेक लगा दें, तो वो ब्रेक क्या करता है, इट हेल्प्स स्टॉप दी बाईसाइकिल, आपकी साइकिल को रोकने में मदद करता है। तो आपने ब्रेक लगाने में भी फोर्स अप्लाई की है जिससे कि आपकी साइकिल स्टॉप हुई है, यानी मोशन को हमने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। नाउ स्टॉप के फोर्स के हवाले से इतना काफ़ी था। अगेन फोर्स इज़ द पुश और पुल विच हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव और हेल्प्स to stop an object which is already in motion or helps change the direction of motion। ठीक है जी, तो ये इसकी हो जाएगी डिफिनीशन। अब हम आते हैं अपने आज के जो लेक्चर है उसके दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा डिटेल में उन टाइप्स को देखेंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो कि अर्थ लगाती है, जो कि हमारी ज़मीन लगाती है, जो कि उसकी कशिश है चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है, वो कुव्वत है जिससे कि अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर आप इस पेन को देखें, ये क्या थी, ग्रेविटी थी, जिसकी वजह से ये फोर्स, ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये नीचे की तरफ गया। ठीक है, इसी तरह से हम ज़मीन पर जो चल सकते हैं, या ज़मीन पर हम जो है, ये जो रह रहे हैं, हम हवा में डिस्पर्स्ड नहीं है, ये भी किसकी वजह से है, ये भी ग्रेविटी की ही वजह से है। ग्रेविटी की एग्जांपल एक इस तरह लें कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ पे रहने में मदद कर रही है, और इसी तरह से अर्थ को भी मदद कर रही है अपने ऑर्बिट में रहने में। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करती है कि वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद रहें, और जो सन की ग्रेविटी है, सूरज की ग्रेविटी है, कशिश है, वो अर्थ को हेल्प कर रही होती है किस चीज़ में रहने में बेटा, अपने ऑर्बिट में रहने में। आपको पता है कि हमारे पास जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास सूरज है, और उसकी ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट के अंदर घूमने में क्या करती है, मदद करती है। तो इसी में से एक हमारा अर्थ भी है, और वो इस ख़ास मदार को फॉलो कर रहा होता है, इससे बाहर नहीं निकलता, कहीं दूर जाके नहीं चला जाता। किसकी वजह से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जिस तरह से हमने अपने पेंसिल की मिसाल ली, तो ये भी नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही उसके ऊपर जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा। तो लेट्स सपोज हम एक तरफ सिर्फ इसको फेंकते रहो, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिफरेंट होगा, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल था वो क्या होगा, डिफरेंट। जितना कोई ऑब्जेक्ट हैवी होता जाएगा उतना उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा। ग्रेविटेशनल पुल यानी कि जो ओवरऑल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो इट विल बी मैस इनटू इट्स ग्रेविटी।
कि जो उसके अंदर मादा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और जो ओवरऑल ग्रेविटी है विच इज़ कांस्टेंट, तो ये ग्रेविटेशनल पुल क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हर जगह है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगेन एक चीज़ आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू अर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं, बल्कि ये हर जगह है। मून को अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करने में हेल्प कर रही है, जो सन की ग्रेविटी है वो बाकी प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह में रख रही है। ये हर चीज़ को ग्राउंडेड रख रही है, ग्राउंड पे रख रही है, ठीक है। और ये ग्रेविटी ही की वजह से है कि किस तरह स्पेस में चीज़ें आप एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। किस तरह से जो रॉकेट्स हम फायर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी ट्रेजेक्ट्री को भी कौन डिफाइन कर रहा होता है, जो ग्रेविटी होती है वो डिफाइन कर रही होती है। तो ग्रेविटी हमने क्यों डिस्कस की, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, अहम है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या है जी, सॉरी, इट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो दूसरी अहम फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जिस तरह हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी कि इमेजिन करें आप एक बहुत भारी टेबल को ज़मीन पर खींच रहे हैं, लेकिन आप उसे खींच नहीं पा रहे, आपको खींचने में मुश्किल हो रही है, आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो कि हम फेस करते हैं, दैट इज़ बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम डिफिनीशन करें तो ये क्या है, रेजिस्टेंस टू पुश। ये है रेजिस्टेंस टू पुश, ठीक है, कि हमें जो चीज़ों में रुकावट खींचने में या उनको मोशन में लाने के लिए जो रुकावट सामने आती है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जिस रुकावट की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होती है, वो फ्रिक्शन कहलाती है। It is the force that opposes relative motion or tendency to such motion of two surfaces in contact। ठीक है, दो surfaces हैं, in contact हैं। Let's suppose ये है एक माउस और इसको मैं इस बोर्ड पे मूव करा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो रुकावट आएगी, ठीक है, इस दो सरफेसेस चूँकि इन कांटेक्ट हैं, तो ये दो सरफेसेस के बीच जो क्या है, रुकावट आएगी, जो टेंडेंसी आएगी इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, अपोज कर सके या न कर सके वो बात की बात है, यानी किसी चीज़ को मूवमेंट से रोक सके या ना रोक सके वो बात की बात है, लेकिन ये अपनी कोशिश पूरी करेगी। हमने क्या कहा था कि अगर ये जो पुश है ये इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेती है, ठीक है, अगर ये इस पे हमारी जो फोर्स है वो ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मोशन में आ जाएगा। और अगर हमारी फोर्स इस फ्रिक्शन को, इस रुकावट को, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पाती, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा और वो जो है मूव नहीं करेगा। अब सवाल आता है बेटा कि रेजिस्टेंस आती कहाँ से है। दो के ये वाइट बोर्ड आपको स्मूथ अपीयर हो रहा होगा, इस मार्कर की टिप आपको स्मूथ अपीयर हो रही होगी, बट एक्चुअली दे आर नॉट स्मूथ। इसके बीच में क्या है, इनकी सरफेसिस पे बम्प्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, बम्प्स मौजूद हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज़ द सरफेस ऑफ वाइट बोर्ड और दिस इज़ द सरफेस ऑफ माउस, जो कि अभी मैंने इस पर स्लाइड करवाया था, पुश करवाया था। तो आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसमें बम्प्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, सरफेस के ऊपर बम्प्स हैं। और यही बम्प्स जो हैं, जब ये दो सरफेसेस के ये माइक्रोस्कोपिक बम्प्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं। अब ये फ्रिक्शन सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, ये पॉजिटिव रोल भी अदा करती है। मिसाल के तौर पर इट हेल्प्स अस
वॉक, ये हमें चलने में मदद देती है। इट हेल्प्स ओवर व्हीकल्स टू मूव, जो टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन है ये उसमें जो है गाड़ी चलने में मदद करती है। और इमरजेंसी केस में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को रुकने में मदद करती है। तो फ्रिक्शन सिर्फ नेगेटिव नहीं है बल्कि इसके पॉजिटिव जो है वो यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन यही फ्रिक्शन एक नुइसेंस भी हो सकती है, ठीक है, और यानी कि नुकसान का बाइस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जब हम चलते हैं तो जो हमारे जूते हैं वो वेयर कर जाते हैं, वो घिस जाते हैं, हमारी गाड़ियों के टायर वगैरह घिस रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जहाँ जहाँ ये यूज़फुल है वहाँ वहाँ इसके थोड़े बहुत हार्म्स भी हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा थर्ड मेन फोर्स है जिससे हम डेली रूटीन में हमारा सामना होता है, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। वो कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? अ, जो हम मैग्नेट कभी यूज़ करते हैं बचपन में, कभी आपने अगर मकनातीस से खेला हो तो आपने देखा होगा कि वो कोई ख़ास दायरे के अंदर चीज़ों को अपने तरफ क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मैग्नेट। तो ये इस खास एरिया के अंदर कोई भी मेटल की चीज़ अगर इसके करीब आएगी तो ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये डिपेंड करता है कि मैग्नेट की कौन सी साइड जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रही है। तो ये कुछ खास मेटल्स वगैरह पे ही एक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप दो मैग्नेट्स को अगर एक दूसरे के लाते हैं करीब तो एक दूसरे को क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, और या एक दूसरे को पुश कर सकते हैं एक दूसरे से दूर। अगेन हमने कहा कि उनकी पोजीशन पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होगी? जो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल्स जो हम कहते हैं, तो उस पे ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्स होगी ये क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्यों अहम है बेटा? ये अहम इसलिए है कि ये हमारे एक नॉर्मल आपका जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा होता है वो जो आप बंद करते हैं और बंद ही रहता है, तो उसके अंदर क्या लगे होते हैं, मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो एक छोटे से रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के अंदर इस फोर्स के काम से लेकर हमारी एमआरआई मशीन्स है आजकल की मोस्ट एडवांस्ड इमेजिंग के लिए जो यूज़ होती है, वहाँ तक इसमें क्या है, किरदार है मैग्नेटिज़्म का। और आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम अर्थ है, हमारी ज़मीन जो है इट्सल्फ, वो एक बहुत ही बड़े मैग्नेट के तौर पे क्या करती है, काम करती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से क्या करती है, बचाती है, ठीक है जी। तो ये तीन बहुत ही अहम फोर्सेस हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा इनसे क्या होता है, आमना सामना होता है।